हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे एकदम से। तो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक होगा वो होगा वांट ऑफ गुणांक। अब ये वांट ऑफ गुणांक क्या है, इसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसको वांट ऑफ नाम के साइंटिस्ट ने बताया, और इस वांट ऑफ गुणांक को अपन स्मॉल आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल आई से। अब देखो, इन्होंने क्या बताया कि अपन देखो, कोई तो एक चीज़ होती है प्रेक्षित और एक होती है सैद्धांतिक। प्रेक्षित तो क्या होता है कि अपन किसी चीज़ को निकाल के करें। सैद्धांतिक जो पहले से दे चुका है, पहले से साइंटिस्ट के द्वारा दे चुका हो, वो हो गया सैद्धांतिक। अब इन्होंने इन्हीं चीज़ों को बेस मान के क्या किया, कुछ फॉर्मूले दिए, और उन फॉर्मूलों में अपन क्या पढ़ेंगे, उन्हीं फॉर्मूलों को अपन आगे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो, सबसे पहले वांट ऑफ गुणांक ने एक जो फॉर्मूला दिया वो अणुसंख्यक गुणधर्म। अपन ने 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, प्रासरण दाब। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब इन्हीं के आधार पर उनको सोल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले वांट ऑफ गुणांक के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए निकालते हैं। तो उनमें क्या करेगा कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। एक फॉर्मूला तो ये दिया उन्होंने, मतलब क्या निकला कि आप प्रेक्षित मान जो आप निकाल रहे हो उसमें से सैद्धांतिक का भाग दे दो, हो जाएगा। सेकंड, इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने, अपन ने कल एक पॉइंट पढ़ा था पहले वाली क्लास में, क्या अपन ने पढ़ा था, संगुणन या वियोजन या आयनन। संगुणन का मतलब जुड़ रहे थे, आयनन या वियोजन का मतलब टूटना था। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, इन्होंने क्या बोला कि संगुणन या वियोजन के या संगुणन या आयनन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या अपॉन संगुणन या वियोजन के पहले, देखो एक तो बोलता पश्चात और एक बोलता पहले, तो पहले कणों की संख्या। इन्होंने एक ये बात बताई कि मतलब संगुणन और वियोजन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कोई अपने पास ए है, क्या है, कोई अपने पास ए है, वो बी प्लस सी में टूट गया, तो मतलब पहले इतना था फिर इसमें टूट गया, तो मतलब इसकी संख्या अपॉन इसकी संख्या, बाद की अपॉन पहले की। यही काम करना है अपने को यहाँ पे, क्या, संगुणन या आयनन के पश्चात कणों की संख्या, कणों की, प्राप्त कणों की भी लिख सकते हो, पश्चात प्राप्त कणों की या कुल कणों की, ठीक है, अपॉन संगुणन या आयनन के पहले प्राप्त कणों की संख्या। आई बात समझ में? ये मतलब क्या हुआ यहाँ पर, पश्चात मतलब बाद का और पहले मतलब अभिक्रिया के पहले वाला, ठीक है, ये बात आई। अब इन्होंने क्या किया, 2 फॉर्मूले तो दे दिए, फिर उन्होंने क्या किया, जो बात की थी अणुसंख्यक गुणधर्म की, उन्हीं अणुसंख्यक गुणधर्म को एक दूसरे से रिलेट किया, और उनको रिलेट करने के बाद क्या फॉर्मूले दिए, आई बराबर, सबसे पहले कौन सा दिया था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन दिया था, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को कैसे लिखेंगे, डेल पी प्रेक्षित अपॉन डेल पी सैद्धांतिक। दूसरा इन्होंने क्या दिया, डेल टी बी प्रेक्षित अपॉन डेल टी बी सैद्धांतिक। क्वथनांक में उन्नयन का था ना सेकंड अपना। फिर इन्होंने क्या दिया, डेल टी एफ प्रेक्षित अपॉन डेल टी एफ सैद्धांतिक। फिर इन्होंने किसका रिलेशन दिया, ये क्या हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया। फिर इन्होंने दिया पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक। ये चीजें इन्होंने बताई।
ये किस किस को समझ में आ रहा है? ये तीनों फॉर्मूले समझ में आए। अब देखो इन्होंने ये क्या किया, यहाँ पे ये क्या है, ये तो जो अपन ने अणु संख्या के गुण धर्म पढ़े थे उनमें से प्रेक्षित मान में से सैद्धांतिक मान का भाग दे दिया, प्रेक्षित में से सैद्धांतिक का भाग दिया, प्रेक्षित में सैद्धांतिक का भाग, प्रेक्षित में सैद्धांतिक का भाग। अब क्या हुआ देखना, अपन पढ़ते हैं जितने भी अणुसंख्या के गुणधर्म पढ़ते हैं उनके अंदर अणुभार होता है वो अणुसंख्या गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अपन इस वॉन हॉफ गुणांक को निकाले हैं तो क्या करेंगे, मतलब अपने का क्या होना चाहिए, अपना तो होना चाहिए कि प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक होना चाहिए, लेकिन क्या होता है वो तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती होता है तो मतलब उल्टा लिखेंगे, और उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अनुभार, ये फॉर्मूला भी काम आएगा। क्या देखो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है अणुभार। अपन ने चारों प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब अणु संख्या के गुण धर्म पढ़े थे, उनमें यही बात आती है कि अणुभार उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब पहले प्रेक्षित अपन सैद्धांतिक आ रहा था, लेकिन जैसे इसकी बात करेंगे अणुभार की तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये अपने चार फॉर्मूले पढ़े हैं, इनमें किसी को भी दिक्कत है एक बार वापस रिवाइज कर लो। आई का क्या होगा, प्रेक्षित में सैद्धांतिक का भाग मतलब प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। फिर आई का मान संगुणन या आयनन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या अपॉन संगुणन या आयनन के पहले प्राप्त कणों की संख्या। फिर डेल पी प्रेक्षित अपॉन डेल पी सैद्धांतिक, डेल टीबी प्रेक्षित अपॉन डेल टीबी सैद्धांतिक, डेल टीएफ अपॉन डेल टीएफ प्रेक्षित अपॉन डेल टीएफ सैद्धांतिक, पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक। फिर अणुभार की बात करें तो ये उल्टा हो जाता है, सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। ये फॉर्मूले सबको समझ में आ गए। अब ये फॉर्मूले तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन कंडीशन ली। क्या ली, तीन कंडीशन। अब वो तीन कंडीशन कौन सी थी वो देखते हैं अपन। तो वो तीन कंडीशन ये आती है, देखो ये लिख लो, हटा रहा हूं मैं, है ना, लिख लो एक बार, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान देना, ये तीनों कंडीशन काम की अपनी। कैसे, देखो इन्होंने तीन कंडीशन क्या ली, अगर आई का मान 0 हो या आई का मान 1 के बराबर हो, चलो आई का मान 1 से ज़्यादा हो और आई का मान 1 से कम हो। तीन कंडीशन ली, आई का मान 1 हो, आई का मान 1 से ज़्यादा हो, आई का मान 1 से कम हो। तो देखो ध्यान दो, सुनो इस बात को, क्या कि जब आई का मान 1 के बराबर होता है तो विलय का, क्या बोल रहा हूं, विलय का विलयन में न तो संगुणन और न वियोजन या आयनन। क्या बोला मैंने कि अगर आई का मान 1 के बराबर हो गया तो क्या होगा कि न तो इसमें संगुणन होगा न ही वियोजन होगा विलय का विलयन में। लेकिन जब आई का मान 1 से ज्यादा आ गया तो क्या होगा, विलय का विलयन में आयनन हो जाता है, यानी वियोजन हो जाता है। सेकेंड कंडीशन ये बताई इन्होंने। थर्ड कंडीशन क्या बताई कि जब आई का मान 1 से कम हो जाए तो विलय का विलयन में संगुणन हो जाता है। क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है। ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। वॉन हॉफ ने तीन कंडीशन अप्लाई की। क्या थी वो तीन कंडीशन, आई का मान 1 था तो न संगुणन न वियोजन, आई का मान 1 से ज्यादा तो क्या हो जाएगा, आयनन हो जाएगा, और आई का मान 1 से कम तो संगुणन हो जाएगा। किसका, विलय का विलयन में। अब ये बात तो सही है सर, लेकिन अब देखो स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर संगुणन और वियोजन होता है ना, क्या बोल रहा हूँ, जब संगुणन और वियोजन होता है ना, और इसे संगुणन और वियोजन से क्या होगा, जो अणु संख्या के गुण धर्म की जो समीकरण थी, जो संगुणन और वियोजन हो रहा है, आयनन या संगुणन या वियोजन,
जो भी हो रहा है उस वजह से जो अणु संख्या के गुण धर्म की जो समीकरण पढ़ते हैं ना अपन, उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। और वो परिवर्तन क्या आता है वो अपने को जानना है। और पहला परिवर्तन अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन कौन सी समीकरण पढ़ते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। अरे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की पढ़ते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या था, पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए बराबर एक्स बी था कि नहीं था। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, वॉन्ट ऑफ गुणांक, तो इसके लिए इसके लगा देंगे आई, तो क्या हो जाएगा आई इंटू एक्स बी। ये था किसके लिए, वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन के लिए। याद रखनी है ये समीकरण, पहली समीकरण ये थी। दूसरा इन्होंने क्या बोला, दूसरा इन्होंने बोला क्वथनांक में उन्नयन के बारे में। क्या, क्वथनांक में उन्नयन के बारे में दूसरी समीकरण दी, जिस समीकरण को अपन क्या लिखते हैं, डेल टी बी बराबर क्या लिखते हैं, के बी इंटू एम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वॉन्ट ऑफ गुणांक, तो क्या हो जाएगा आई इंटू के बी एम। और आई इंटू के बी एम का मतलब क्या है, यहाँ पर आई इंटू के बी, स्मॉल एम में क्या होता है, मोललता। और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में इंटू ऊपर आ जाएगा 1000। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया क्वथनांक में उन्नयन का। नेक्स्ट आता है अपना थर्ड होगा अपना हिमांक में अवनमन। अगर आपको ये फॉर्मूले से लग रहा है ना कहाँ से आ गए सर, तो आप पीछे की क्लास देखना, अपने पीछे नोट्स पढ़ना, चारों अणुसंख्यक गुण धर्म पढ़ना। उन चारों अणुसंख्यक गुण धर्म में आपको पता चल जाएगा कि अपन ने क्या देखा था क्या नहीं देखा था। नेक्स्ट आता है हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन को किससे लिखते हैं, डेल टी एफ से लिखते हैं। किससे, डेल टी एफ। क्या होता है फॉर्मूला, के एफ इंटू स्मॉल ए। और इसको अपन वॉन्ट ऑफ गुणांक से रिलेट कर रहे हैं तो इंटू आई आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डेल टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम का मतलब है डब्लू बी, क्या, डब्लू बी अपॉन एम बी इंटू डब्लू ए इंटू 1000। और ये किसमें, ग्राम में। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब सर ये मत कंफ्यूज हो जाना कि डब्लू ए क्या है डब्लू बी क्या है, ये बातें बहुत पढ़ी अपन ने। डब्लू बी देखो अपन ने क्या बोला था, याद हो तो आपको, मैंने यही बोला था कि अपन पूरे चैप्टर में बी को तो लिखते हैं विलय से और ए को लिखते हैं विलायक से, क्योंकि विलयन होता है वह विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। और इस चैप्टर में अपन द्विअंगी विलयन पढ़ते हैं, मतलब दो घटकों से मिलकर जो बनता है उसे अपन द्विअंगी विलयन कहते हैं। और इसमें डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी होगा वो विलय का भार होगा, विलय का द्रव्यमान होगा। एम बी क्या होगा, एम बी होगा जो विलय का अणुभार होगा। डब्ल्यू ए क्या होगा, जो विलायक का भार होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या होगी, वह होगी अपनी प्रासरण दाब। क्या होगी, प्रासरण दाब। अब प्रासरण दाब को अपन किससे लिखते हैं, पाई बराबर सी आर टी से लिखते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे वॉन्ट ऑफ गुणांक से रिलेट कर रहे हैं तो आई सी आर टी से लिखेंगे। और आई सी आर टी का मतलब पाई बराबर आई इंटू सी का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और इंटू आर इंटू टी, क्या, आर इंटू टी अपॉन इंटू वी। ये आ गया। ये होता है क्या, प्रासरण दाब का वॉन्ट ऑफ गुणांक समीकरण। तो ये चार समीकरण अपन ने पढ़ते हैं
क्या पढ़ा था अपन ने कि अपन ने जब इसमें संगुणन और वियोजन होता है तो इनके अणुसंख्यक गुणधर्म की जो समीकरण होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है। और वो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से आता है, वो पहला आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से। तो आपेक्षिक अवनमन में ये समीकरण आती है। क्वथनांक में उन्नयन में क्या आएगी, डेल टी बी बराबर आई इंटू के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। फिर हिमांक में अवनमन में क्या समीकरण आती है, डेल टी बी बराबर आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में। फिर परासरण दाब की क्या समीकरण आती है, पाई बराबर आई इंटू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन एम बी इंटू वी। तो ये बातें किस किस को समझ में आ गई, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है क्या? कोई भी स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट, सिंगल बच्चे को भी अगर दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। फिर अपन बात करते हैं, देखो अपन पढ़ते हैं कि सर संगुणन और वियोजन की बातें तो हो रही हैं, लेकिन अब सर हमें ये भी तो बता दो कि इस संगुणन और वियोजन को अपन वॉन्ट होप गुणांक से कैसे संबंधित करेंगे। तो इस वॉन्ट होप ने क्या किया कि संगुणन और वियोजन को, या आयनन, वियोजन को ही आयनन बोलते हैं, घबराना नहीं है ना, में संबंध कैसे दिया। तो उसमें इन्होंने संबंध दिया, वो पहला संबंध अपन पढ़ेंगे क्या, कि वॉन्ट होप गुणांक, वॉन्ट होप गुणांक जिसको अपन किससे लिखते हैं, आई से, वह आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध, वॉन्ट होप गुणांक आई व आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध। अब ये संबंध किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से अपना क्वेश्चन आएगा वो करेंगे, क्योंकि दो संबंध होंगे अपने पास, उन्हीं दोनों संबंधों से ही क्वेश्चन आएगा अपने एग्जाम में। एक तो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, ये आपको समीकरण याद होनी चाहिए, चारों समीकरण। कौन सी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। ये चारों समीकरण जिस बच्चे को याद है वो यहाँ से न्यूमेरिकल आ गया इस चैप्टर से, वो आराम से सोल्व कर देगा। चाहे वो समीकरण पहले अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, चाहे वह समीकरण वॉन्ट होप गुणांक से संबंधित आए, वो क्वेश्चन बच्चा आराम से सोल्व कर देगा। तो पहले ये समीकरण याद रहनी चाहिए, और कैसे आई, क्या क्या चीज काम में आता है और इनका मतलब क्या है, वो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं। अपने पास कोई एक समीकरण है ए, वो चेंज होता है अपने एन मोल बी में। ठीक है, अब देखो अपन ये पढ़ते आए हैं कि प्रारंभ में मोलों की संख्या, क्या प्रारंभ में मोलों की संख्या कितनी है, अभिक्रिया का जो क्रियाकारक का उसकी 1 और उत्पाद की 0। लेकिन आयनन के पश्चात, आयनन पढ़ रहे हैं ना, तो आयनन के पश्चात मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो आयनन के पश्चात मतलब आयनन की मात्रा कितनी है, अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा, और इसकी कितनी हो जाएगी, एन था तो क्या हो जाएगी, एन अल्फा, मतलब इसमें से कुछ कम हो गया तो 1 माइनस अल्फा, ये हो गई एन अल्फा। अब देखना, ध्यान देना क्या कि आयनन से, ध्यान देना, देखो क्या बोल रहा हूं, आयनन से पहले कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या कितनी है, 1 प्लस 0, तो क्या हो जाएगी 1 प्लस 0 बराबर 1। फिर आयनन के पश्चात कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन हो गई। अब अपन निकालते हैं वॉन्ट होप गुणांक, और वॉन्ट होप गुणांक का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, बोलो। आयनन से या आयनन के पश्चात, आयनन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या
या प्राप्त कुल कणों की संख्या या प्राप्त कुल मोलों की संख्या अपॉन आयनन से पहले प्राप्त कणों की संख्या। आई क्या ये बात समझ? क्या बोल रहा हूं? आयनन के पश्चात कणों की संख्या और आयनन से पहले कणों की संख्या। अब ये मान रखना है अपने को, यहां पे क्या रखना है? ये मान रखना है। यहां पे रख रहा हूं, देखते जाना। आयनन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है? ये मोलों की कुल संख्या कितनी है? देखो आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, तो 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपॉन क्या आ जाएगा? आयनन से पहले कितनी है? 1। कितनी? 1, तो ये लिख दिया 1। अब क्या आ गया? आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो गया ये काम, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ध्यान देना। अब यहां पे अगर मैं इस 1 को इधर लेके आ जाऊं, आई माइनस 1 बराबर क्या? बराबर, तो क्या होगा? ये एन एल्फा माइनस एन एल्फा माइनस एल्फा, क्या हो गया? एन एल्फा माइनस एल्फा। तो क्या है अपने पास फॉर्मूला? आई माइनस 1 बराबर एल्फा, यहां से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा? एल्फा इंटू एन माइनस 1 आ गया। अरे आ गया ना। अब निकाल सकते हैं अपन एल्फा आराम से। एल्फा बराबर क्या आ जाएगा? आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये आ गया अपना वॉन्ट ऑफ गुणांक और इस एल्फा में आयनन की मात्रा में संबंध। तो देखो दोबारा बता देता हूं ये संबंध कैसे निकाला। प्रारंभ में मोलों की संख्या 1, क्रियाकारकों की तो ज्यादा होती है, उत्पादों की कम होती है, तो इसकी 1 है तो इसकी 0। फिर आयनन की मात्रा मतलब 1 माइनस एल्फा, ये धीरे धीरे घटता जाता है। कितना घटा? एल्फा, ये बढ़ता गया मतलब एन एल्फा, इसकी संख्या बढ़ती गई। फिर आयनन से पहले कुल मोलों की संख्या कितनी? आयनन से पहले कुल मोलों की संख्या, इनको दोनों को जोड़ दो 1 प्लस। फिर आयनन के पश्चात इन दोनों को जोड़ दो। अब अपने फॉर्मूला क्या आता है? आयनन के पश्चात कुल कणों की संख्या अपन आयनन से पहले कुल कणों की संख्या। तो आयनन के पश्चात ये थी, आयनन से पहले ये थी। फिर इस 1 का कोई रहा नहीं, तो आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। इस 1 को इधर लेके आया तो एन एल्फा माइनस एल्फा हो गया, ठीक है। अभी क्या हुआ? 1 माइनस आई माइनस 1 बराबर एल्फा, यहां से कॉमन लिया तो एन माइनस 1 और एल्फा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो ये संबंध किस किस को समझ में आ गया? जिसको भी ये संबंध आ गया वो बोलेगा सर यस सर। आज सबको ये संबंध अगर समझ में आ गए ना, दोनों, अगर दोनों संबंध अगर जिस बच्चे को भी समझ में आएंगे वो यस सर लिखेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे बच्चे ये काम करेंगे आज, जिसको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं अपन। क्या? सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? वॉन्ट ऑफ गुणांक व संगुणन की मात्रा एल्फा में संबंध। क्या? वॉन्ट ऑफ गुणांक व संगुणन की मात्रा। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? वियोजन की मात्रा। अभी क्या पढ़ेंगे अपन? संगुणन की मात्रा एल्फा में संबंध। संगुणन की मात्रा एल्फा में संबंध। अब ये क्या होगा सर? इसका भी कुछ संबंध होता है क्या सर? अरे होता है प्यारे प्यारे बच्चों। क्या होता है देखना। अपने पास कोई क्रियाकारक है, उसके मोल है एन और वो चेंज होता है बी, एन मोल में चेंज हो जाता है, मतलब उसका संगुणन हो जाता है, एन मोलों का संगुणन होता है बी एन, ठीक है। अब वही काम करना है। प्रारंभ में मोलों की संख्या, प्रारंभ में मोलों की संख्या कितनी? 1 और 0। संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 माइनस एल्फा इंटू एल्फा अपॉन एन। सर ये कैसे? सर ये कैसे? तो देखो ये एशे हुआ भाई, कैसे? एशे। सुनना, ध्यान देना। अपन पढ़ते हैं कि एल्फा मात्रा है तो एल्फा कम हो गई, लेकिन इसका संगुणन हो गया, मतलब एन था उसका संगुणन हो गया। अगर इसका वही संख्या तो एन एल्फा थी, लेकिन इसका आयनन होता ना आयनन, तब तो एन अल्फा आ जाता, लेकिन इसका संगुणन हो गया, वो जुड़ गए तो बट्टे एन आ गया, ठीक है। अब वही काम करना है। क्या? संगुणन से पहले
कुल मोलों की संख्या या कुल कणों की संख्या भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। कितना हो जाएगी 1 + 0 बराबर। संगुणन के पश्चात कुल मोलों की संख्या ये कितनी हो जाएगी 1 - अल्फा + अल्फा अपॉन n। 1 - अल्फा, ये ध्यान दिख रहा है ना सभी को, 1 - अल्फा + अल्फा अपॉन n। अब अपना फॉर्मूला क्या है, संगुणन के पश्चात कुल मोलों की संख्या या कुल कणों की संख्या अपॉन संगुणन से पहले कुल कणों की संख्या। अब वही काम करना है, अभी किया है वही काम वापस दोहराना है अपने को। क्या करना है, वही काम दोहराना है। तो देख लो, लिख देते हैं अपन अभी। आई बराबर संगुणन के पश्चात 1 - अल्फा + अल्फा अपॉन n अपॉन 1 हो गया। अभी क्या करते हैं, अब ये कटेगा, इसका तो कोई इफेक्ट मतलब पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 1/1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन। ठीक है, अब यहां से अपन क्या लेते हैं, एन का बेस ले लेते हैं, एन का क्या लेते हैं बेस, मतलब पूरा एन ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसका लेने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो एन, सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस अल्फा। आ गया ना, किसी को दिक्कत है क्या, थोड़ी बहुत मैथ है ये, बस इसको इससे करना है अपने को। ये यहाँ से एन आ गया, यहाँ से ये एन अल्फा आ गया, और यहाँ से एन एन कैंसिल अल्फा आ गया। ठीक है, अब देखो इस एन को मैं इधर लेके आ गया तो क्या आ गया, एन को मैं इधर लेके आ गया इंटू एन, तो आई एन हो गया ये, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ आई एन। ठीक है, आई इंटू एन, आई एन। तो ये लेके आने के बाद क्या हो गया एन माइनस एन अल्फा प्लस। कोई दिक्कत है क्या, अभी क्या किया मैंने, अब मैं इस एन को भी इधर, ये वाला एन है ना, ये वाला, इसको इधर लेके आता हूँ, आई माइनस आई एन माइनस एन बराबर अल्फा माइनस एन अल्फा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये प्लस अल्फा था, और इसमें ये घट जाएगा क्या एन अल्फा, ये ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है। अब क्या किया अपन ने, अब यहाँ से देखो, यहाँ से तो एन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एन इंटू एन कोष्टक आई माइनस 1 आ गया ये, अरे आ गया। फिर यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस। अब क्या करते हैं अपन, अब निकालते हैं अल्फा, अल्फा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। ये अपना संबंध आ गया वॉन्ट होप गुणांक व अल्फा में, यानी संगुणन की मात्रा में संबंध। तो दोनों में अलग अलग संबंध है, और दोनों को याद कैसे रखना है वो देखो। पहला अपन ने देखा था, अब सेकंड इसको समझ में आ गया, देखना पहले ये मान था प्रारंभ में, फिर इसका संगुणन करेंगे तो ये आया, फिर इन दोनों का मान लिखेंगे, और इन दोनों का मान लिख के इस समीकरण में लिखेंगे, और इस समीकरण में 1 अपॉन इसको करेंगे इसके साथ, इसको इसके साथ, ये ऐसा वैसा, तो ये आ गया। फिर अपन क्या करते हैं, इस एन को ले लेते हैं, इसका आधार, आधार लेने के बाद क्या होगा, ये एन आ गया, ये एन अल्फा आ गया, ये अल्फा ही आ गया, ये एन से एन कैंसिल हो गया। फिर अपन ने क्या किया, इस एन को इधर लेके गए, इधर लेके गए, फिर अपन ने क्या किया, ये ऐसा का ऐसा था। अब इस एन को तो लेके चले गए, लेकिन फिर इस एन को लेके आएंगे तो ये इधर क्या आ गया माइनस में एन आ गया, और माइनस में एन आएगा तो ये अल्फा माइनस एन अल्फा हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से एन कॉमन ले लो, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लो, तो ये काम किया अपन ने। फिर सॉरी बेटा, फिर अपन ने क्या किया, अल्फा निकाला, तो अल्फा निकालेंगे तो ये क्या होगा एन इंटू एन आई माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस एन। तो ये फॉर्मूला था अपना, क्या था ये फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने आज की क्लास में क्या पढ़ा, अपन ने आज की क्लास में वॉन्ट होप गुणांक पढ़ा, वॉन्ट होप गुणांक के 4 समीकरण पढ़े, और उसके बाद अपन ने उन्हें अणुसंख्या के गुण धर्म थे, उनके अंदर उनकी जो परिवर्तित समीकरण थी वो देखी। फिर उन्होंने अपन ने देखा कि वो 3 कंडीशन दी थी वो, फिर अपन ने इन
संगुणन की मात्रा या आयनन की मात्रा के बीच में संबंध देखा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आज की क्लास में अगर किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, लेकिन हाँ अगर ये समझ में आ गया तो वो जरूर लिखेगा यस सर हमें ये दोनों समझ में आ गए, क्योंकि बेटा जी इंपॉर्टेंट बात है इसीलिए बोल रहा हूँ, है ना। तो अगर ये समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है वो, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं हो, छोटी सी भी बात अगर समझ में नहीं आई हो ना, सर क्या किया कैसे किया हमें समझ में नहीं आया, तो वो पूछ सकता है। तो आप इसको एक बार लिख लो, ठीक है। अब अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, उसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।